हेलो। चलो शांत रहो तो देखो तो जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसके उसका थोड़ा रिपीट कर रहे पिछले क्लास से क्या पढ़ रहे थे। चलो सुनो, आए बैठो तो ठीक से। देखो चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसका नाम क्या था? जैव अणु, जिसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। मतलब इसमें हमको बायो मतलब बायोलॉजी के अणु के बारे में बात करना है, ठीक है। बायोलॉजी के मतलब बायोलॉजी के अणु के बारे में बात करना है। मतलब ऐसा अणु जो दैनिक जीवन चलाने के लिए सजीवों को क्या करता है, सजीवों को ऑपरेट करने का काम करता है। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अणु जो क्या करता है, सजीवों को चलाने का काम करता है। जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो क्या होते हैं, हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से तो हम बाहर से क्या इंगलेट करते हैं बॉडी के अंदर में, तो हम लेते हैं क्या, यहाँ पे चावल लेते हैं, ठीक है। चावल खाते हैं, गेहूं का रोटी खाते हैं, ठीक है। आलू खाते हैं, ये सब। तो इस सब में क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल छिपा हुआ है जो क्या करता है, बॉडी को ऑपरेट करने का काम करता है। तो इस सब में क्या क्या मॉलिक्यूल है, तो हम कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे जो बॉडी के अंदर में रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को चलाने के लिए। इसके अंदर में क्या होता है, अणु प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो उस मॉलिक्यूल का जब बात करते हैं तो वैसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। मतलब बायोलॉजी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या है, बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्या मॉलिक्यूल है, तो मैंने पहला मॉलिक्यूल का बात किया था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल का नाम है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करना है, जो कि एक जैव अणु है, बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है ये। दूसरा बात करेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन का भी एक मॉलिक्यूलर सूत्र होता है, एक आणविक सूत्र होता है। तो ये भी एक अणु है। आइए, चूंकि जैव दैनिक जीवन को चलाता है तो बोलते हैं इसको जैव अणु बोलते हैं। इसमें था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जो था हमारा, ये भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए। तो ये भी एक मॉलिक्यूल ही है, इसको बोलते हैं जैव अणु। एक लास्ट बात करना है विटामिन, विटामिन के बारे में। तब विटामिन भी जो होता है वो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो ये भी एक मॉलिक्यूल का ही नाम है। ये सब बॉडी के अंदर में कैसे इंगलेट करेंगे, तो जब हम खाना खाते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाएंगे वहां पे, तो कभी कार्बोहाइड्रेट आएगा, कभी प्रोटीन आएगा, कभी न्यूक्लिक अम्ल आएगा, कभी विटामिन आएगा। ये सब सबका सोर्स अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो बॉडी को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो उससे ऊर्जा आता है, जिससे हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में वर्क करते हैं हम। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जैसे मैंने बोला था, स्किन डेवलपमेंट हो गया, जैसे हो गया हेयर डेवलपमेंट हो गया, बॉडी डेवलपमेंट हो गया, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट का बात करें, मसल डेवलपमेंट का बात करें, यानी बॉडी के अंदर में जो भी चीज डेवलप हो रहा है वो किसका देन है, प्रोटीन का देन है, प्रोटीन के हेल्प से होता है वो। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है यहाँ पे, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब जो माता पिता का जो गुण होता है अपने बच्चों में जो मिलता है, उसका इंफॉर्मेशन जो रखता है वो न्यूक्लिक एसिड से हम लोग बता सकते हैं। या न्यूक्लिक एसिड से हम लोग ये चेक करते हैं कि डीएनए आरएनए मैच करता है या नहीं करता है। तो जो डीएनए आरएनए बॉडी के अंदर में जो बनता है वो किससे बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि मतलब माता पिता गुण बच्चों में है। उसका जो बाल है थोड़ा ऐसा टेढ़ा है तो बच्चों का भी बाल वैसा टेढ़ा होगा, इस तरीके से। नाक अगर ऐसा है तो उसका भी नाक ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखने का काम होता है न्यूक्लिक अम्ल का, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल से क्या बना सकते हैं हम लोग, डीएनए बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, आरएनए बनता है बॉडी के अंदर में। और डीएनए आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता था, मैंने बताया था उस दिन कि सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस। ह्यूमन बॉडी किससे बना होता है, सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है। कोशिका के अंदर में होता है न्यूक्लियस, नाभि होता है। उस नाभि के अंदर में होता है क्रोमोजोम, और उसके अंदर में डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे विटामिन के बारे में लास्ट में। ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, बॉडी को बीमारी से बचाता है। तब बीमारी से प्रिवेंट करने का जो काम होता है वो विटामिन मॉलिक्यूल का होता है। तो ये सब बताया था, 4 मॉलिक्यूल ओवरऑल पढ़ना है जैव अणु के चैप्टर में। आईसी को पढ़ने के लिए हम 10 से 12 दिन का टाइम लेंगे, और हमको सिलेबस में यही 4 के बारे में बात करना।
अगर कोई बायोलॉजी से पढ़ रहा होगा बायोमोलिक्यूल तो उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमको 4 पढ़ना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ पे है, तो मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है हमारा, आलू, चावल, गेहूं का रोटी, गेहूं ले सकते हैं यहाँ पे हम, तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा यहाँ से कार्बोहाइड्रेट आता है। इसलिए हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, आलू ज्यादा खाते हैं, गेहूं का रोटी खाते हैं। इससे क्या होता है, ऊर्जा आता है बॉडी के अंदर में। आप बोलते हैं बॉडी के अंदर में क्या चला गया, कार्बोहाइड्रेट चला गया, ठीक। चलो शांत रहो। प्रोटीन का बात करते हैं। बॉडी को अगर ग्रोथ करवाना हो तो क्या चीज लेंगे कि बॉडी ग्रोथ हो हमारा, तो प्रोटीन में क्या, कहाँ क्या प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन के अंदर में। जब सोयाबीन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। दाल में प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। पनीर में प्रोटीन होता है, और बहुत सारा, जैसे चिकन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, इस सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। चिकन में तो भरपूर प्रोटीन होता है, लगभग सब टाइप का प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। चिकन जो खाता है वो, और जो नहीं खाता, जो शाकाहारी है तो वो क्या खाएगा, सोयाबीन, दाल, पनीर सब खाएगा। क्या खाएगा आप, शाकाहारी, शाकाहारी। एक सर्वाहारी होता है, हम लोग सर्वाहारी है ना। तो हम लोग कुछ भी खा सकते हैं एकदम। अगर चिकन खा लिया, चिकन मटन खा लिया, मछली खा लिया तो भरपूर प्रोटीन आ जाता है। आज जिसके पास नहीं है तो सोयाबीन दाल खाएगा अपना वो, ठीक है। इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है, चावल में मिलता है। ये सब जब ये सब न्यूक्लिक एसिड ना जुड़ता है, न्यूक्लिक एसिड तुम लोग पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है बताओ तो। पेंटोज शुगर वगैरह सब रहता है उसमें। तो ये सब कहीं ना इसी सबसे बनता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मॉलिक्यूल जुड़ता है ना, तब जाके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो ये कहीं ना कहीं इसी दोनों के मेल से बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो इसको हम अलग से देख लेंगे जब पढ़ेंगे तब। एक होता है विटामिन। विटामिन क्या करता है, शरीर को ना मतलब बीमारी से प्रिवेंट करता है। तो विटामिन कब लेते हैं हम लोग, जब विटामिन खाने से ये होता है कि जल्दी बीमारी नहीं होता है, ठीक है। विटामिन कहाँ मिलता है, तो फ्रूट्स में ज्यादा मिलता है। जैसे हो गया मैंगो हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, नाशपाती हो गया, अनानास हो गया। तो इस समय क्या होता है, जितना सारा फ्रूट्स है उसके अंदर में क्या होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है, जो बॉडी को बीमारी से बचाता है। तो कुल मिला के ये 4 मॉलिक्यूल के बारे में बात करना है। तो बताओ क्या स्टार्ट किए थे इसमें से हम, कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम ना हम पढ़ा देंगे। एंजाइम ना एक प्रकार का प्रोटीन ही है, प्रोटीन को ही एंजाइम बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर में क्या करता है, जैसे भोजन को पचाने का काम करता है। तो एंजाइम के बारे में ना यहाँ पे बात नहीं करना है, चैप्टर में एंजाइम के बारे में ज्यादा बात नहीं करना है। एंजाइम को पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में। जब कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पे एंजाइम बताएंगे। जैसे बॉडी के अंदर में क्या करता है, खाना का पचाना, खाना को जो पचाने का काम करते हैं। अगर बॉडी के अंदर में एंजाइम ना हो तो खाना पचाने का जो 20 से 30 साल लग जाएगा खाना पचाने में। बॉडी के अंदर में एंजाइम के कारण ही क्या होता है, खाना जल्दी जल्दी पच जाता है। हम लोग दिन रात तो खाना खाते हैं, रात तक पच जाता है। अगर एंजाइम बॉडी के अंदर में नहीं हो, ठीक है, तो खाना पचाने में लगभग 20 से 30 साल लग जाएगा। पेट में खाना रहेगा अपना वैसे में, एक बार खा के ऐसे ही रह जाएगा। अब खाना नहीं खाएगा तो बॉडी को क्या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वैसे तुम चिपक कर मर जाएगा। इसलिए एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम के बारे में बात करेंगे। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही है, प्रोटीन को ही एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम के बारे में यहाँ पे बात नहीं करना है, वो हम सरफेस केमिस्ट्री में बताएंगे, ठीक है। पढ़ना है केमिस्ट्री के बारे में, तो इसमें 4 पढ़ना, इसी को बताया खत्म कर देंगे। सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम पढ़ाएंगे। देखो हार्मोन हो गया, फिर लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, ये सब नहीं पढ़ना है यहाँ पे, 4 पढ़ना। तुम देखेगा सिलेबस में 4 है यहाँ पे बायोमोलिक्यूल में, केमिस्ट्री के अंदर में। चलो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सुनो, तो पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट का 2 डेफिनेशन बताया था ना, दो डेफिनेशन बताया था। इसको था रिपीट कर दे रहे, देखो तो सब बताने में ही लग गया, तो क्या पढ़ाएंगे हम। चलो देखो आज बता दे रहे, कल से रिपीट नहीं करेंगे, टाइम लग जाता है। देखो टाइम कितना हो गया, 7 बजे का टाइम रहता है, तुम लोग लेट से भी आता है, तो बता देते एक बार रिपीट कर देते। अगले क्लास से रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे आगे हम, ठीक है। इस बार रिपीट कर दे रहे आज हम। चलो देखो तो हमने बात किया था कार्बोहाइड्रेट, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगले क्लास से रिपीट नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या था हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, कार्बन का हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बन का जो हाइड्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये कार्बन का हाइड्रेट क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन XH2O इंटू वाई। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। मतलब जितना सारा, देखो ऐसे पहले सोचा गया कि मतलब जो बॉडी के लिए एनर्जी का जो काम करता है, तो वैसा मॉलिक्यूल को देखा गया। तो वैसा मॉलिक्यूल को जब हम लिख रहे थे ना, तो अरेंज कर रहे थे। मान लो ये मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैंने देखा क्या ये मॉलिक्यूल क्या करता है, बॉडी के अंदर में ऊर्जा बढ़ाता है। तो मैंने देखा इस मॉलिक्यूल का जब मैंने सूत्र लिखा, तो वो सूत्र इस टर्म में अरेंज हो रहा था। तो मैंने क्या बोला, ये जो मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ा रहा था बॉडी में, तो नाम क्या पड़ गया,
कार्बोहाइड्रेट। ये जो बॉडी के अंदर में जो एनर्जी बढ़ाने का काम करता है उस मॉलिक्यूल का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ा? क्योंकि उस मॉलिक्यूल के अंदर में क्या था? कार्बन था और क्या था? हाइड्रेट था। तो नाम क्या पड़ गया? कार्बन कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। यानी जितना सारा बॉडी के अंदर में एनर्जी बढ़ाने वाला मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के पास क्या होगा? कार्बन होगा और H2O का मॉलिक्यूल होगा। ये x अमाउंट में होता है, ये क्या होता है? y अमाउंट में होता है। मतलब ऐसे जनरल मैंने लिख दिया x y, जहां पे नंबर हो सकता है 2 3 4 5 इस तरीके से। तो मेरे पास ना कुछ कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। देखो तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ग्लूकोज। क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये एक ऐसा देखो, अब ये जो ग्लूकोज का जो ये मॉलिक्यूल मेरे पास है C6H12O6, क्या हम इसको इस टर्म में अरेंज कर सकते हैं? देखो तो कर सकते हैं। कार्बन कितना है? 6, तो C6 मैंने रख दिया, x का वैल्यू 6 है। इधर मैंने कर दिया H2O इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? चेक करो तो वाई का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे? 6, 6 दूना 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 6। इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में, फ्रुक्टोज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बुक में ना कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है फ्रक्टोज, ऐसे भी लिखते हैं फ्रक्टोज, ऐसे भी लिखा रहता है, फ्रुक्टोज भी लिखा रहता है, दोनों सेम ही है, टेंशन मत लेना। फ्रक्टोज एक होता है, इसका भी मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है? C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर सूत्र सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रियाशील मूलक का, इसमें एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है। इसको भी हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो बताओ ये भी क्या हो गया हमारा? कार्बोहाइड्रेट। एक मेरे पास और था क्या? सुक्रोज। 3 नाम याद रखना, और वैसे नाम है लेकिन 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आगे और लिखाएंगे होगा तो। इसका मॉलिक्यूलर सूत्र क्या? C12H22O11। इसको कैसे लिख सकते हैं? C12H2O का कितना हो जाएगा बताओ तो? यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 गुने 11 11 हो जाएगा। तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। इस सबको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इस सब का सोर्स कहाँ कहाँ से हम देखो बॉडी के अंदर में जब लेते हैं ना, अगर ये मॉलिक्यूल्स बॉडी के, ये सब मॉलिक्यूल्स है, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है। अब ये पाया कहा जाता है, सबका सोर्स अलग अलग थोड़ा हो सकता है। जैसे मान लो ग्लूकोज का बात करें, ग्लूकोज कहाँ मिलता है? आलू के अंदर में, जब आलू खाते हैं तो ग्लूकोज आता है बॉडी के अंदर में। जैसे चावल खाते हैं, नहीं और आएगा इसमें इंपोर्टेंट 3 हमारा, 3 पढ़ना है यहाँ पे इसमें और आएगा। जैसे होता है इसमें तुम लोग पढ़ा होगा, जैसे इसमें और आता है क्या? माल्टोज लैक्टोज वगैरह, तो वो भी होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है उसे 3 से आता है। तभी बेसिक लेकर चल रहे 3 पढ़ना है तुमको, ठीक है? और आगे आएगा तो जब हम वहां पे डिवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट को तो बता देंगे वहां पे। अभी ये या जितना पढ़ा उतना याद रखो, जैसे ये करेंगे वैसे पता चला जाएगा। चावल में मिलता है, और कहाँ मिलता है? ये गेहूं के अंदर में मिलता है। देखते रहो, जैसे हम पढ़ा रहे वैसे देखते रहो, सब अपने आप याद हो जाएगा। अगर फ्रक्टोज का बात करेंगे तो बताओ, किसी को पता है ये कहाँ मिलता है? कहाँ पे? ये फ्रक्टोज जो मिलता है वो मिलता है शहद के अंदर में, जो लिख रहे हैं देखो, शहद के अंदर मिलता है। और जो मिलता है ये फल के अंदर में मिलता है, शहद में और फल में। सुक्रोज का अगर बात करते हैं तब वो कहाँ मिलता है? गन्ना में मिलता है, गन्ना में मिलता है। और कहाँ मिलता है? चुकंदर में मिलता है। चुकंदर को बोलते हैं सुगर बीट बोलते हैं। तो ये दोनों मिलता है। सुक्रोज जब मिले, सुक्रोज मॉलिक्यूल कहाँ मिलता है? गन्ना का जो रस होता है उसके अंदर में, चुकंदर में मिलता है। फ्रक्टोज का बात करेंगे तो शहद में, और कहाँ मिलता है? फल के अंदर में मिलता है। और ग्लूकोज कहाँ मिलता है? आलू में, चावल में और गेहूं में, ठीक है? सुनो, तुम लोग कभी ऐसा सुना है कि चीनी का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11, ठीक है? तो देखो, गन्ना से क्या बनाया जाता है? चीनी बनाया जाता है। तो अगर गन्ना के अंदर में सुक्रोज होता है तो बताओ, गन्ना से अगर चीनी बना लेंगे तो चीनी का भी सूत्र क्या होगा? C12H12O22, इस तरीके से O11। इवन चुकंदर से भी क्या करते हैं हम लोग? चीनी बनाते हैं। याद रखना, चीनी जो बनाते हैं हम, तुम जाएगा चीनी के मिल में जाएगा तो वहां पे क्या होता है? गन्ना से और चुकंदर के से क्या करता है? वो चीनी बनाता है। जो चीनी हम लोग यूज करते हैं वो किससे बनता है? गन्ना और चुकंदर से बनता है। इसलिए इसका सुक्रोज का डायरेक्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। ये मॉलिक्यूल से गन्ना का रस बनता है, चुकंदर का रस बनता है, जिससे चीनी बनाते हैं। तो चीनी का ही डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? C12H22O11। और चीनी को हम सुक्रोज भी बोल देते हैं ना, चीनी को क्या बोलते हैं? शुगर या सुक्रोज बोल देते हैं। ये बात याद रखना। इस तीनों में एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो याद रखना, फ्रक्टोज जो होता है
ये सबसे मीठा होता है। सुक्रोज जो होता है, ये जो होता है फ्रक्टोज जो होता है, वो सबसे मीठा होता है। ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, ठीक है। आलू, चावल और गेहूं के अंदर में जो ग्लूकोज होता है वो मीठा नहीं होता है। इसके बताओ, इसके बाद किसका नंबर आएगा? सुक्रोज का नंबर आएगा। सबसे कम मीठा कौन होता है? आलू। आलू भी मीठा लगता है, कितना कितना आलू थोड़ा ज्यादा मीठा लगता है ना। तो डॉक्टर से कभी बोलता है चीनी पेशेंट को आलू नहीं खाने के लिए, चावल नहीं खाने के लिए बोलता है ना। इसमें क्या होता है, चीनी का मात्रा होता है, इसलिए बोलता है नहीं खाने के लिए। हाँ, उसमें चावल देखो, ये जो चावल जो होता है उसना को जब उबाला जाता है ना, तो चीनी का मात्रा कम हो जाता है, पानी में वेपर होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। चलो, इतना सारा मैंने बताया था। अब एक मिनट देखो तो, आए शांत रहो। देखो ये वाला जो डेफिनेशन मैंने लिखा था ना, ज्यादा बात करेगा। चलो देखो, कार्बन का जो हाइड्रेट है ये वाला, क्या ये वाला डेफिनेशन 100% सही था हमारा? पिछले क्लास में बताए थे। अगर हम लेते हैं मान लो एसिटिक एसिड, देखो तो इस डेफिनेशन में क्या लिमिटेशन रहेगा, क्या खराबी रहेगा कि हमको आगे डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ा। मुझे एग्जाम में आएगा तो हम लिख सकते हैं, 2 नंबर पूछेगा तो कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलता है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बेटर जो हमारा जो रिजल्ट होगा, बेटर जो आंसर होगा वो आगे बताएंगे, वो बोला है। इसमें लिमिटेशन क्या आ गया कि हमको आगे जाना पड़ा, सुनो समझा देते हैं। जैसे हम लेते हैं एसिटिक अम्ल, देखो तो एसिटिक अम्ल का सूत्र किसी को पता है? CH3COH होता है, ठीक है, CH3COOH। अब बताओ, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक अम्ल है, ठीक है। अब बताओ, क्या इसको हम इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं? देखो तो CxH2O × Y के टर्म में लिख सकते हैं। देखो तो कितना कार्बन है इसमें? 2 कार्बन, तो C2, ठीक है, H2O इंटू वहां पर Y रखेंगे। बताओ Y का वैल्यू कितना रख दें यहाँ पे? 3, 1, 4, तो 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बताओ, क्या हम एसिटिक अम्ल को कार्बोहाइड्रेट वाला फॉर्मूला में अरेंज कर सकते हैं? तो इसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहिए था, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है, ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक अम्ल एक अम्ल है हमारा, ये बॉडी के अंदर में एनर्जी बढ़ाने का काम नहीं करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में तो चला गया, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसलिए ये डेफिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है हमारा। ये 100% लिखना सही नहीं है, इसलिए इसको छोड़कर हमको ना डेफिनेशन आगे थोड़ा बढ़ना पड़ा, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन। वैसे एग्जाम में 2 नंबर पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, एग्जाम्पल लेके समझा देंगे। लेकिन अगर इसको 5 नंबर पूछेगा तो ये डेफिनेशन लिखना 100% सही वहां पे नहीं होगा। तो इसका एक्सेप्टेबल डेफिनेशन क्या होगा, चलो उसको थोड़ा समझते। देखो तो कितना बताया, रिपीट कर रहे हैं सबको हम, टाइम कितना हो गया? देखो इसी में रिपीट हो गया। कल कौन सा आया था? कौन सब नहीं आया था कल? चेक हो रहा था ना, कल चेक हो रहा था ना नीचे में, इसलिए बताना पड़ रहा, नहीं तो नहीं बताते हैं। कल से नहीं बताएंगे, देख लो आज बता दे रहा। उस वाला लिखे तो उसको कल बताना पड़ेगा, था टाइम नहीं है। चलो सुनो, अब देखो तो 100% सही डेफिनेशन क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का? चलो यहां बता देते, सुनो। देखो ये जो हमारे पास, देखो आए सुनो, ये हमारे पास ग्लूकोज का एक संरचना है। ग्लूकोज का क्या है? ये संरचना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मैंने ना स्ट्रक्चर बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो स्ट्रक्चर तुमको लिखना पड़ेगा। तो देखो तो क्या है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। कितना हाइड्रोजन होता है? 12 हाइड्रोजन। चेक कर लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन। C6H12 ऑक्सीजन कितना होता है? 6 ठो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठो ऑक्सीजन है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा? ग्लूकोज का। तो सुनो डेफिनेशन क्या एक्सेप्ट किया गया कार्बोहाइड्रेट का, जो 100% सही हुआ, समझाते सुनो। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब 2 से ज्यादा उसमें OH ग्रुप लगा हुआ होगा, 2 से ज्यादा उसमें OH ग्रुप है। देखो तो इस कार्बोहाइड्रेट में कितना OH है? 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH और 5 OH। 2 से ज्यादा है तो इसको बोल देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब 2 से ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप में लगा हुआ है इसमें, तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। आए, ठीक है।
अब बताओ इसमें क्या होगा, या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड होता है, जबकि कीटोन अगर बात करेंगे फ्रक्टोज में तो क्या होता है, कीटोन। कीटोन का संरचना बताए थे पिछले क्लास में वो फ्रक्टोज का, तो देख लेना वहां पे। तो इसमें एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। देखो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एक लाइन में बोल रहे कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये हो गया। एक वर्ड उसमें और ऐड करना, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव का कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट जितना सारा नेचर में है वो सब क्या होता है, प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है। क्या होता है, वो प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल मेरे पास मान लो कंटेनर में रखा हुआ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया, तो क्या करते हैं सुनो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट में से अगर लाइट को पास करवाएंगे, सुनो, कार्बोहाइड्रेट में से जब हम लाइट पार्टिकल को पास करवाते हैं तो लाइट पार्टिकल को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, लाइट को हम ऐसे भेज रहे हैं तो लाइट को क्या करेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ये बात याद रखना। कार्बोहाइड्रेट जितना सारा नेचर में है, ऐसा देखा गया खासियत, जब हम लाइट को पास करवाते हैं तो लाइट पार्टिकल को कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता है घड़ी के दिशा में, या घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करवा देता है। ठीक है, तो सुनो हम समझाते हैं। तुम लोगों को कुछ दिन पहले जब क्लास 11th में था तो क्या हम पढ़े थे, ऐसा कुछ प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता कि मतलब नेचर में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को पास करवाने से क्या करता है, वो मॉलिक्यूल को या तो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में या उसके विपरीत दिशा में रोटेट कर देता है। ऐसा मैंने देखा था। अब कैसे समझेंगे कौन सा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन हम बताए थे। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल सेंटर होता है, कायरल नाम मैंने बताया था वहां पे, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन का बात किया था, कायरल कार्बन का बात किया था। कायरल कार्बन अगर किसी मॉलिक्यूल के पास है तो उसके पास ये खासियत होता है कि लाइट पार्टिकल को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब कायरल सेंटर क्या होता है, तो कायरल सेंटर उसको बोलते हैं कार्बन का वो 4 वैलेंसी है जो अलग अलग परमाणु या अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो। कार्बन का वो 4 वैलेंसी, कार्बन का कितना संयोजकता होता है, 4 होता है। चारों अलग अलग एटम या ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड अगर है तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रकाश के प्रति सक्रिय होगा। तुम चेक करो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, क्या इसमें कायरल सेंटर दिख रहा है, देखो दिख रहा है। कार्बन पे OH, कार्बन पे छोटा सा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन पे हाइड्रोजन है और कार्बन पे एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। क्या ये कायरल सेंटर होगा हमारा, ठीक है, कायरल सेंटर है, मतलब इसमें से लाइट पास करवाएंगे तो ये मॉलिक्यूल को मतलब लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो क्या करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। तो बताओ ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो प्रकाश के प्रति क्या सक्रिय या असक्रिय, सक्रिय है, इसलिए ये वर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डेफिनेशन क्या लिख सकते, सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, मतलब वो क्या होता है, प्रकाश के प्रति क्या होता है, सक्रिय होता है। सक्रिय क्यों होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, कायरल सेंटर होता है। बस इतना बात बोल देगा तो 100% वो सही डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक, एक बात बताओ तो अभी जस्ट मैंने लिखा था CH3COH, ये कहां पर मैच कर रहा था, हमारा CX×H2OY के कैटेगरी में आ रहा था, ऐसे आ रहा था। लेकिन हम अगर मान लो कोई अगर नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से तो बोल देगा ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है। अब ऐसा क्यों, तो सुनो, देखो तो यहाँ पे अगर इसका इथेनोइक एसिड का जब हम क्या करेंगे, संरचना लिखेंगे तो देखो तो यहाँ पे CH3COOH, क्या इसमें कायरल सेंटर दिख रहा, देखो तो कार्बन का तीनों वैलेंसी सेम है, सब वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए, कार्बन का तीनों वैलेंसी सेम है। इसमें देखो तो कार्बन का 2 वैलेंसी तो एक ही एटम द्वारा सेटिस्फाइड है, क्या कायरल सेंटर इसमें है, कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी ये कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है। तो ऐसे पहचान करते कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं। एग्जाम पूछेगा कि CH3COH कार्बोहाइड्रेट की तरह एडजस्ट तो हो रहा लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है ये, तो बोल देंगे इसके पास कायरल सेंटर नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, चलो इतना सारा बात क्लियर है। चलो आप समझा देते हैं। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के पास क्या होता है, एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक, ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइड है। जबकि फ्रुक्टोज का संरचना पिछले क्लास में बताया तो उसमें क्या होता है, कीटोन क्रियाशील मूलक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल क्यों है, बिकॉज दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो एक बात ये बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट नोट करके लिखा रहे, जो पिछले क्लास में बताया था उसी को था शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। सेकंड में देखो तो जितना सारा कार्बोहाइड्रेट नेचर में होता है वो प्रकाश के प्रति क्या होता है, सक्रिय होता है।
वो क्या करता है, प्रकाश के पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल को क्या करता है, घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में क्या कर सकता है, घुमा सकता है। अब दिमाग में ये आता है कि कौन सा पार्टिकल, कौन सा मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घुमाएगा, अब कौन सा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो सिंपल तरीका उसका है, एक मिरर ले लो, एक इमेज बना लो, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला इधर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इधर बना लो, उसका जो मिरर इमेज बनेगा ना, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये कहाँ घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। वैसे ऐसे मॉलिक्यूल को आपस में बोलते हैं आइसोमर, बोलते हैं, पढ़ाए थे हम। ऐसे मॉलिक्यूल आपस में क्या कहलाता है, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। एक को बोलते हैं डी, एक को क्या बोलते हैं, एल। बताए थे आइसोमर में, बताए थे कि वो ऐसा प्रकाशीय समावयवता जो आपस में क्या हो, आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज बनता हो और एक क्लॉकवाइज घुमाता हो, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हो। एक को बोलते हैं डी बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो इस ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा लाइट पार्टिकल को। ये एल ग्लूकोज है, इसका मिरर इमेज है जो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो उतना जानना जरूरी नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बता दिया समझने के लिए। ये क्लॉकवाइज, तो ये अगर क्या है, इसका मिरर इमेज रख देंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बस यही तक है, ये आगे बताएंगे कभी, लास्ट ये ऐसे ही है। एक बार समझ लो डी और एल ग्लूकोज क्या होता है, तब मिरर इमेज एक दूसरे का है। सी नंबर देखो तो, कायरल कार्बन का संख्या, शायद ये पिछले क्लास में बताए थे, लिखे थे ना। ग्लूकोज में कितना कायरल होता है, 4 कायरल सेंटर होता है। तुम चेक कर लो, 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर और 4 कायरल सेंटर। ये कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। ग्लूकोज में 4 कायरल होता है, फ्रक्टोज के अंदर में 3 कायरल सेंटर होता है और सुक्रोज में कितना होता है, 9। अभी सुक्रोज का संरचना नहीं बनाए हैं, आगे आएगा, मिल जाएगा सुक्रोज का, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज बता रहे हैं कॉमन लेकर, सुक्रोज आगे मिल जाएगा। इसमें याद रखना 9 कायरल कार्बन होता है, बता देंगे आगे हम कब आएगा, जब आएगा तो दिखा देंगे वहां पर 9 होता है। कायरल कार्बन, कार्बन के चारों संयोजकता क्या होना चाहिए, अलग अलग परमाणु या समूह से क्या हो, लगा हुआ। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे हम, कायरल कार्बन बोलते हैं। ये बता दिए वहां पे। चलो ये वाला पॉइंट आप देख लो यहाँ पे एक मिनट। चलो ये वाला हम अगले क्लास में लिखा देंगे, ठीक है, इसको नहीं बताएंगे हम। चलो इतना सारा लिख लो, समझ लो, इसको हम अगले क्लास में समझा देंगे ये क्या है हमारा। चलो जितना सारा था, 2 क्लास सब पढ़ाए थे, सब लगभग बता दिए, लगभग सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल से हम ये सब भी दोबारा नहीं समझाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से बढ़ेंगे आगे। ये समझ लो क्या हुआ।